बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल आफ मोहब्बत रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की 5th एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पढ़ते आए आफ मोहब्बत रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की 5th एपिसोड। जल्दी से पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हुई है तो पढ़ते हैं इसको। आज 2 दिनों के बाद शादिल और खोला की बारात थी, जो कि मुर्तज़ा साहब के फैसले पर मुर्तज़ा हाउस में ही रखी गई। शादिल की पिछली शादी टूटने पर वो इस बार काफ़ी परेशान थे, जिसके बायस इन्होंने फैसला किया कि प्याम ने शानज़े को इन 2 दिनों में मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ था। जिस तरह वो इससे बात करता या छेड़ता, शानज़े को नहीं मालूम था वो नाराज़ होगा तो ऐसा कि इसकी तरफ देखना भी गवारा न करे, कजा के कोई बात भी करता। बांधा मुंडे का दिल ते लेना। बारात से एक दिन पहले ही मुर्तज़ा ने इसे एक प्रोजेक्ट का बताया था, जिसके सिलसिले में इसे 4 महीने के लिए दुबई जाना था। वैसे तो हर प्रोजेक्ट पर शादी ले जाया करता था, पर इसकी शादी होने की वजह से मुर्तज़ा साहब ने इससे बात की। पहले तो इसका मना करने का दिल चाहा, पर शानज़े की वो कराहियत हमें इस बातें याद आई तो प्याम फ़ौरन हामी भर गया। इस बारे में घर में सभी को मालूम था सवाए शानज़े के। राबे बेगम जहाँ इसके 4 महीने की दूरी पर परेशान हुई, वहीं इनके दिल में यकगोना सकून हुआ कि इस अरसे में वो शानज़े को ठीक ठाक सबक सिखाने का इरादा रखती थी। खुश वो ज़्यादा इसलिए भी थी कि इस मरले में अब इनकी सगी और अजीज़ भांजी खोला भी शामिल होगी। शानज़े तो सभी की सोच और प्लानिंग से बेखबर थी। इसे शदीद बेचैनी होने लगी। वो बहुत कोशिश कर रही थी प्याम से बात करने की, पर वो तो बिल्कुल इसे इग्नोर कर रहा था। तभी राबे बेगम ने शानज़े को प्याम से पूछकर मिठाइयों के टोकरे लाने का कहा। वो तो खुशी होगी, कोई बहाना तो मिला मुकाबिल से बात करने का। अपना लहंगा संभाले वो जल्दी से इसके पास पहुंची, जो इसे देखते पहली फुर्सत में दूसरी जानिब नज़र कर चुका था। इसके खनकार का भी कोई खास असर न हुआ तो वह चलकर इसके सामने आई। अम्मी मिठाइयों के टोकरे का पूछ रही हैं, वो बोली तो नॉर्मल लहजे में, पर शहतरंग आंखें मुकाबिल के तासरात फिर थी जो बिल्कुल स्पार्ट थे। स्टोर में है, बेतासुर लहजे में कहता वो बिना इस पर एक निगाह गलत डाले दूसरी जानिब चल दिया। शान से मुँह बनाती इसकी पुश्त को घूरा, फिर स्टोर की जानिब जाने लगी। जब देखता तो छिछोरपन ही ख़त्म नहीं होता था, और अब एक मरतबा भी नहीं देखा। बदतमीज़ इंसान। बेसाख्ता इसे अपनी पूरी तैयारी फजूल से लगी। बेदिली से बड़बड़ाती वो स्टोर में दाखिल हुई। अभी लाइट ऑन करने के लिए स्विच पर हाथ रखा ही था कि इसने कि कोई अंधेरे में पीछे से इसके लबों पर हाथ जमाता था। हाथ से दरवाज़ा बंद किया, शानज़े का रुख गेट की तरफ करके। शानज़े की सांस रुकी। मुकाबिल की इस हरकत पर इसका भारी हाथ लबों से हटाने की कोशिश करती हुई दबी दबी आवाज़ में चीख रही थी। इसने यूँ मचलते देख मुकाबिल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट डाली। उन केड़ा आ गया, बहुत बुरा किया तुमने। कान में पड़ती मुकाबिल के मानूस आवाज़ पर शानज़े की सांस बहाल हुई। प्याम साहब या, पर इसे हैरत नहीं आ रही है कि वो क्यों इस तरह से कर। अपने मुंह पर इसका भारी हाथ हटाने की शानज़े मुसलसल कोशिश कर रही थी। ये मज़ाहमत बेकार है वाइफ़ी, क्योंकि जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होती तुम मेरी कैद से निकल नहीं सकोगे। इसके मुंह पर भारी हाथ की गिरफ्त और सख्त किए वो धीरे से बोला तो शानज़े ने अपनी कोशिशें रोक दी। वैसे सुनना ही तो चाह रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद प्याम की आवाज़ उभरी। जानती हो, अगर मैं हवस का पुजारी होता तो हमारी शादी की पहली रात में तुम्हें नहीं बख्शता, और मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ, मैं तुम्हें छेड़ता, जानबूझकर ऐसी बेबाक बातें करता जिनसे तुम चिढ़ती, क्योंकि तुम वो वाहद लड़की थी जिसे प्याम मुर्तज़ा से शदीद नफरत करता था। तुम्हारा गुस्सा होना, चिढ़ना एक अलग ही सुरूर बख्शता था मुझे, पर इसी सुरूर के चक्कर में भले अनजाने में पर मुझे तुम्हारी गुस्से भरी बातों की आदत सी होगी। बोलते वो जिस सुस्त रवि से शानज़े की पुष्ट पर अपनी उंगलियां फेर रहा था, इसी सुस्ती से शानज़े का दिल धड़कने लगा। तभी अपनी पुष्ट पर इसका गर्म लमस महसूस होने पर शानज़े लब भेजती आंखें बीच की। चंद लम्हे बाद शानज़े की पुष्ट से लब हटाए वो एक नज़र इसके लरसते वजूद पर देखा, फिर आहिस्ती से गोया हुआ। शुरू में जो मैं चाह रहा था कि तुम्हें छोड़ दूँ, पर कुछ दिनों बाद हाल ये हुआ कि तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। एक दिन घर गई तो दिल ना लगा। दिल चाहा हर वक्त भले किसी भी मूड में, पर वाइफ़ी मेरे सामने हो। तुम ना होती तो बेचैनी होती, और इस बेचैनी का सबब जानते हुए भी मैं नहीं जानना चाहता था। मैं मर्द हूँ ना, अपनी अना की बदौलत अड़ा रहता कि कभी इतराफ़ ही नहीं करता, पर कल तुमने प्याम मुर्तज़ा को खुद से इतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया कि। अचानक वो कहते रुका। सास शानज़े अपनी सांस भी रोक गई। दिल की सुस्त होती धड़कन अब अचानक तेज़ हुई थी। इसका पूरा जिस्म कान बना था। मुकाबिल के इतराफ़ का शिद्दत से इंतज़ार था, पर अचानक वो कपकपा कर आएगी प्याम के होठ अपने कान की लो पर महसूस करके। शानज़े, प्याम मुर्तज़ा, तुम्हें आह लगेगी प्याम मुर्तज़ा की मोहब्बत की। गंभीर लहजे में की गई सरगोशी पर शानज़े का दिल सरशार हुआ था। खुशी से लब खुद ब खुद खूबसूरत मुस्कुराहट में ढले। वो खुद अपनी खुशी का मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर इतना ज़रूर था कि तेरी से धड़कते दिल को करार सा मिला। तभी प्याम ने झटके से इसका रुख अपनी जानिब किया। बगौर इसकी झुकी नज़र समेत सुर्ख लबों पर छाई मुस्कुराहट देख वो बोला, तुम मिस करोगी प्याम मुर्तज़ा को, तुम मिस करोगी इसकी बातों को जब वो तुम्हारे पास नहीं होगा। और ये प्याम मुर्तज़ा यकीन से कहता है,
एक दिन तुम भी इतराफ़ करोगी कि नहीं हो सकता तुम्हारा गुजारा प्याम मुर्तज़ा के बगैर। अपनी सरशारी में डूबी जब वो इसके ये अल्फाज सुने तो बेसाख्ता लबों पर से मुस्कुराहट गायब हुई। शायद रंग आंखें उठी थी और सीधा अपने से हद दर्जा नज़दीक मुकाबिल की संजीदा आंखों में झांका। वो समझ नहीं पाई कि इसकी इस बात का मतलब। अभी कुछ पूछने के लिए वाही किए थे जब वो झटके से छोड़ता मुड़ा, फिर मिठाइयों का ठोकरा उठाए बिना कुछ और कहे खामोशी से गेट खोलकर बाहर निकल गया। अच्छा, आप टोकरा चुक्या नहीं जाना सी शानजे को, इस वाले से टोकरा चुकना आया सी। शानजे ने पलट कर इसकी पुश्त को देखा। इसके इतराफ़ पर खुश हुआ दिल अचानक पूछा वो क्या कह रहा था। इसे शानजे उलझ कर रहेगी। कुछ समझ ना आने पर सर झटकती वो वहाँ से गई। रात को प्याम से इस बात का मतलब पूछने का इरादा था इसका। पुत्र रात तो पहले ही उन्हें खिसक जाना। एजाब कबूल के दौरान शादिल मुर्तज़ा को अंदर कहीं खुशी महसूस नहीं हुई। ज़बरदस्ती किसी से निकाह के बंधन में बंधना इसके लिए काफ़ी तकलीफ थी और मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि वो अब तक शानजे को अपने दिल में रखता था। वो तो इसी रात शानजे अकबर का ख्याल अपने दिल से निकाल चुका था जब वो इसके अजीज़ भाई की महरम बनी। शादिल मुर्तज़ा का अब इसके बारे में सोचना भी गुनाह के मुतरादिफ था। वाह, एड्डा भी वैसे चंगा बंदा ना होवे जिन्हें शादिल मुर्तज़ा है। पर वो खौला से शादी पर बिल्कुल खुश न था। वो जानता था खौला इसके टाइप की लड़की नहीं, वो ओपन माइंडेड लड़की जिसके लिए असल ज़िंदगी रोज़ रोज़ की शॉपिंग पार्टीज़ हैं। वो कैसे इसके साथ एडजस्ट कर पाएगा। हालांकि खौला बोल्ड होने के साथ साथ नहायत हसीन भी थी, पर शादिल मुर्तज़ा खूबसूरती को हमेशा से दूसरा दर्जा देता। इसकी नज़र में जो सीरत का अच्छा है वही खूबसूरत भी है। पर शादी की तकरीब के दौरान खौला की कई बेबाक हरकतें और ज़िद्दीपन वही से बहुत खुला था। एक बार फिर अंदर शिकायत उभरी कि वो ऐसी लड़की तो नहीं चाहता था अपने लिए। अंदर उमड़ती घुटन को दबाए वो अपने माँ बाप को एक नज़र देख हाँ कर गया था। पर कबूला कहते वक्त इसमें एक अजीब सी वहशतनाक खामोशी छाई थी। अजियत के बावजूद चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाना कितना तकलीफ दिया अमल होता। आज कोई शादिल मुर्तज़ा से पूछता। खौला के कई इशारों के बावजूद वो एक नज़र भी इसकी तरफ नहीं देख पाया। खोला तो वो साहब हो गया जिसका खोला दूल्हा तो शादिल नाजुक हसीना दुल्हन। बहुत पूरे फंक्शन पर वो बहुत ज़बर से काम लेता, सभी मेहमानों से मिला था, पर तभी नज़र भटक कर अचानक इस पर गई और शादिल मुर्तज़ा थमा था। ए लो शादिल साहब, ब्याह हो गया। आंखें साख्त हुई थी। कुछ दूर वो खड़ी थी। मेकअप से पाक व मासूम चेहरा इतना इसे माइल ना कर सका जितनी इसकी सुर्ख आंखों ने शादिल मुर्तज़ा को साख्त किया। वो तो हरदम खुश रहने वाली चुलबुली सी लड़की थी, पर आज क्या हुआ इसे। अलिशा के लबों पर सजी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पर शादिल मुर्तज़ा को बता गई कुछ दूर खड़ी इस लड़की के दिल का हाल बिल्कुल इस जैसा ही अभी। इसका और अपना दर्द इसे यकजा लगा। इसने तो हमेशा अलिशा को हंसते मुस्कुराते देखा था, पर अब इसकी सुर्ख आंखें ज़बत के बावजूद इन सुर्ख आंखों में अचानक उतरता पानी शादिल मुर्तज़ा के मुरझाते दिल पर किसी कतरे की मानत गिरा और वो होश में आता फ़ौरन निगाह फेर गया। जो भी आ खोला ही तेरी बुढ़ी है, खोला वाल दिल ला, इधर उधर ना चाकियाँ मार। वो क्या कर रहा था। इसका तो निकाह हो चुका था, फिर क्यों इसी लड़की को इतने गौर से देख रहा था। वो ज़मीन ने इनकार किया कि ये गलत है, पर मुरझाया दिल अचानक किसी बच्चे की तरह जिद करने लगा कि एक आखिरी नज़र डालो। और हमेशा से ज़मीन की मानता वो मर्द इस बार भी मुरझाए दिल पर पत्थर रखे फिर निगाह उठाने की गुस्ताखी न कर सका। अड्डा चंगा मुंडा। दूसरी तरफ लिशबा मजबूरन जमीला बेगम के कहने पर यहाँ आई हुई थी, वरना कल से तो इसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बार बार रोना आता बैत की बातें सोचकर। यहाँ भी इसकी नज़र पड़ी थी बैत पर, लेकिन वो वाज़ेह नज़रअंदाज कर गया था इसे। बमुश्किल अपना रोना रोके वो सबसे मिल रही थी। कोशिश के बावजूद हर थोड़ी देर बाद आंखें भीगी जा रही थी। शानजे ने नोट किया, पर वो तबीयत खराबी का बहाना कर गई। बैत का यूँ खुद को इग्नोर करना जब इससे और बर्दाश्त न हुआ तो वह जमीला बेगम को सर में दर्द का कहकर चलने का बोलने लगी। इन्हें भी अब अलिशा की ख़राब होती हालत देख तशवीश हुई। तभी अकबर साहब मुर्तज़ा साहब से इजाज़त लिए थे। फिर शानजे और प्याम से मिलकर वो लोग वापसी के लिए रवाना हुए। अकबर साहब के मना करने के बावजूद प्याम इन लोगों को ज़बरदस्ती अपने कार में ले गया छोड़ने। इसका बदलता रवैया देख जमीला बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना शुरू में जिस तरह वो रहता था इन्हें डर लगता था कि ना जाने में शानजे को कैसे रखेगा। शानजे ने सिड्डा कर दिया साडा मुंडा। घर के सामने गाड़ी रुकने पर अकबर साहब और जमीला बेगम उतरी थी। तभी आखिर में अपनी सोच में गुम अलिशा भी चौंकी। इन लोगों के अंदर जाने पर वो जल्दी से कार से उतरने लगी। तभी प्याम की भारी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अभी का रोना बेहतर है बात के पछतावे से। सिस्टर इन लॉ संभल जाओ, वरना ला हासिल की तलब में तड़पती रह जाओगी। वाह, प्याम मुर्तज़ा भी किसी ने नसीहत कर सकता। हैरत से इसकी ढकी छुपी बात का मतलब समझने की कोशिश करती है। अलिशा उतरी थी छुप कर। इसने कुछ पूछना चाहा, पर प्याम कार स्टार्ट के वहाँ से निकल गया था। इदा दी कुड़ी नूं हाले भी ना अक्ल आए तो फिर इन्हें छुत्तड़ वजने डिजर्व कर दी। क्या कहना चाह रहे हैं प्याम भाई। वह तो मैं घिरे सोचते हुए अंदर चलेगी। आहो एडी छुन्नी काकी है ना, एक मशूकियाँ कर ली चक्कर चला ली तेन इन्नी गल का मतलब प्याम भाई की गल मतलब नहीं समझ आता। बैत गेट पर खड़ा जब से प्याम का इंतजार कर रहा था। इसे प्याम के साथ ही घर जाना था क्योंकि इसकी कार ख़राब होने की वजह से प्याम ही से लेकर आया था। रिस्ट वॉच पर नज़र डाले वो फिर सामने देखने लगा। तभी प्याम की कार इसे दूर से आती दिखी। थैंक गॉड तू आया, कितनी देर कर देता है। इसके कार से उतरने पर बैद बोला, मुझे छोड़ फिलहाल तू देर मत कर। प्याम के अल्फाजों पर बोल जा। क्या मतलब।
तेरे डैड की दोस्त की बेटी से रिश्ता लगा हुआ है तेरा। अबैद के सवाल को इग्नोर किया इसने पूछा तो अबैद ना समझी से इस बात पे सर हिलाया। ये बात तूने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई है? अब की बार भी इसका लहजा बिल्कुल संजीदा था। अबैद के तासुरात बदले, लबों पर जुबान फेरता हुआ नफ़ी में सर हिला गया। सही, जो फैसला लेना जल्दी ले लेना। अगर तेरी वजह से किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हुई तो मैं भूल जाऊँगा अबैद कि तू मेरा दोस्त है। सर्द लहजे में कहता प्यामी से अपनी कार की चाबी थमाए अंदर दाखिल हुआ। अबैद गहरा सांस भर कर रह गया। मेहमानों के जाने के बाद कुछ कज़न्स अब भी यहीं थी जो कि तहरीम के साथ खोला और शादिल से मजाक मस्ती कर रही थी। खोला तो भरपूर इंजॉय कर रही थी इन लोगों के साथ, पर शादिल घुटन बढ़ने पर थकन का बहाना बनाते उठा। इसके यूँ बहाने पर सभी कज़न्स हुटिंग करने लगे। शान से कामों में मसरूफ़ एक आध नज़र इन लोगों पर डालती मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट तो इसके लबों से अब जाकर नहीं दे रही थी। प्याम की सभी बातें भुलाए वो जब इसके अतराफ़ के अल्फाज सोचती खुद से खुशी से मुस्कुराने लगती। इसे यकीन नहीं था कि वह नकचिड़ा शहज़ादा कभी इसके आगे यूँ हार मानेगा। शायद रंग आंखें मतलाशी थी जब से इसे देखने की परवाह से नहीं कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ देर के बाद शादिल को देख राबे बेगम के टोकने पर सबने खोला को उसके कमरे में ले जाकर बिठा दिया, पर इसके बाद गेट पर पहुंचते शादिल से पैसे वसूल करना ना भूली। सबसे ज़्यादा रकम तहरीम ने ली जो शादिल ने खामोशी से दे दी। इसके आसानी से पैसे देने पर सबको हैरत भी हुई, पर शादिल के संजीदा तासुरात देख फिर किसी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया और इसे जगह देती वो दूसरे कामों में लग गई। कहाँ जा रहे हो? वो जो कमरे में दाखिल होकर चेंज करने का इरादा कि ड्रेसिंग रूम में जा रहा था, खौला की पुकार पर रुका। चेंज करने? मुख्तसर जवाब आया। ओ गॉड शादी, तुम चेंज क्यों कर रहे हो? वह हैरत से आंखें मुकम्मल खोले गोया भी। खोला अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं चेंज करके आता हूँ, संजीदगी से कहता हुआ ड्रेसिंग रूम में गायब हुआ। खोला अपना सा मुँह लेकर रह गई। कुछ देर बाद बाहर निकला तो खौला फ़ौरन बोली, अब इधर आकर बैठो। इसको ट्राउज़र और टी शर्ट पहने रफ से हुलिये में देख वो बोली। शादिल गहरा सांस भरता बेड पर इसके सामने आ बैठा। और देखिया शादिल वो है दुल्हन है तो दूल्हा खरांट किस्म का दूल्हा खोला है। बोलो। खोला की खामोशी पर वो गोया बात। तारीफ तो तुमने मेरी की ही नहीं। खैर छोड़ो, पहले मेरी मुंह दिखाई दो। सारे इंस्ट्रक्शन खोला नहीं दे रहे। मुँह बनाकर बोलती हुआ हथेली आगे कर गई जिस पर शादिल ने उठकर साइड टेबल के दूसरे दराज से एक छोटी डिब्बी निकाली, फिर बेड पर बैठते हुए खोला की हथेली पर रखी। हाँ ये क्या? इसमें से सोने का ब्रेसलेट निकाले। खोला का मुंह खुला। मुंह दिखाई? शादिल ने संजीदगी से कहा। शादिल तुम कितने कंजूस हो, ये ब्रेसलेट दे रहे हो मुझे मुंह दिखाई पर? अल्लाह दूर फिटे मुँह तेरे। खोला इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ। शादिल को इस वक्त खोला का ये बेबाक रवैया बहुत नागवार गुजरा था। मुश्किल ज़ब्त किया उसने पूछा, तो फिर क्या चाहिए था तुम्हें? क्या चाहिए था? क्या मतलब? कम अज़ कम एक खूबसूरत सा नेकलेस तो देते सोने का। ब्रेसलेट को साइड पर फेंकने के अंदाज में रखती वह रूठेपन से बोली। शादिल ने एक नज़र ब्रेसलेट पर डाली, फिर इसे देखा। फ़िलहाल ये रख लो, बाद में जो चाहिए ले लेना। वो ब्रेसलेट इसने शानज़े के लिए ले रखा था, पर अब खोला को देने पर इसका यूँ फेंकना शादिल को गुस्सा दिला रहा था। खुद पर कंट्रोल किया वह नरमी से कहने लगा, वो तो मैं ले ही लूँगी। खैर तुम बताओ, तुम में कोई सेंस नहीं है क्या? इसकी नज़रें ब्रेसलेट पर देखकर खोला ने बात बदली। शादिल हैरान हुआ। अरे मतलब तुम्हारी नई नवेली बीवी सच धज के सामने बैठी है, थोड़ी तो प्यार भरी बातें करो, बिल्कुल अनरोमांटिक हो तुम। शिकायती लहजे में से बोलती वो शादिल को हैरत में मुब्तला कर गई। लंदन में रहकर वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, जो इस वक्त अपनी शर्मा हया भुलाए बैठी थी। शादिल ने सारा कुछ करना ना, खोला ने कर लेना। खोला मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, वादा करता हूँ। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अपनी नागवारियत पर काबू पाए नरम लहजे में सोचते हुए बोला, जिस पर खोला ने आंखें घुमाई। वो तो तुम्हें रखना ही है, अगर तुम खुश नहीं रखोगे तो जीना हराम करके रख दूँगी मैं तुम्हारा। अपनी बैग कहकर वो खिलखिलाकर हंसी, पर अगले ही लम्हे शादिल के चेहरे पर नागवारी छाए देख जल्दी से बात पलटने लगी। अरे मजाक कर रही हूँ, बोलकर वो शादिल के करीब हुई, इसके सीने पर सर रख गई। मुर्तज़ा साहब और राबे बेगम कमरे में थे जब गेट नॉक हुआ। इजाज़त मिलने पर शान से गेट अंदर खोलती अंदर दाखिल हुई। इसके परेशान चेहरे को देख मुर्तज़ा साहब हैरान हुए। क्या हुआ बेटे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक नज़र राबे बेगम को देख वो नरमी से पूछने लगे, अब्बू अम्मी क्या आप लोगों को पता है प्याम कहाँ है? इसके सवाल पर जहाँ मुर्तज़ा साहब शदीद हैरत का शिकार हो, वहीं राबे बेगम जैसी शातिर और समझ चुकी कि यकीनन वो इस सब बातों से अब तक बेखबर थी। बेटा आपको नहीं मालूम क्या? प्याम तो 1 घंटा वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, बिजनेस प्रोजेक्ट पर 4 माह के लिए। मुर्तज़ा साहब की बात पर शानज़े को लगा इसकी सांस थमी है। बेयकीन नज़रों से बिल्कुल चुप से इन्हें देखने लगी। वो ये क्या कह रहे थे? इसे तो प्याम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, पर अचानक इसे याद है वो तो इससे नाराज़ था। तो क्या नाराज़गी इस हद तक थी कि इसने बताना भी गवारा नहीं किया? एक आंसू तेरी से आंखों से निकलता गालों पर फिसला। राबे बेगम तंजिया मुस्कुराहट समेत इसे देखने लगी। शानज़े बेटा आपको प्याम ने नहीं बताया था क्या? इसके गाल भीगते देख मुर्तज़ा साहब ने परेशान लहजे में पूछा। तो शानज़े होश में आती चौंकी, फिर जल्दी से आंसू साहब के बोली, नहीं अबू बताया था, वो मैं भूल गई, काम में मसरूफ़ थी ना।
ना चाहते भी लहजा भीगने लगा। इसका आंखों में उतरती नमी जब कंट्रोल नहीं हुई तो वो जल्दी से मुड़ी और वहाँ से बाहर निकलती गेट बंद कर दी। इसका ये हाल देख जहाँ राबे बेगम को अंदर तक खुशी महसूस हुई और मुर्तज़ा साहब परेशान हुए। शांति की बात मेरे को सच्चाई ना लगी। वो सुबह प्याम को इस बारे में कॉल करने का इरादा किए थे। कमरे में आकर वो गेट बंद करती खामोशी से बेड पर आकर बैठी। आंखें लबालब आंसू से भरी थी। दिल बहुत दुखा था प्याम की इस हरकत पर। वो क्यों ऐसा कर गया था? कम से कम कुछ तो इशारा देता। इसे यूँ अचानक कैसे जा सकता था? वो तो अंदाज के गया से। तभी शांति के ज़हन में इसकी बात याद आई। वो कह रहा था कि शान से मिस करेगी इसे, पर वो इस वक्त नहीं होगा। इसे बेसाख्ता खुद पर गुस्सा है। क्यों समझ नहीं पाई वो इसकी बात का मतलब? मुंडे तो साढ़े नाना ब्लेम सोट क्या तो गया। अच्छी बात है, मेरी जान छूटी इसकी छिछोरी हरकतों से। खुद को झूठे दिलासे दिए भराई आवाज़ में बड़बड़ाई पर अगले लम्हे ज़हन में ये बात है कि वो 4 महीने तक नहीं होगा यहाँ पर और बस। शान से मुँह पर हाथ रखे फबक कर रो दी। इसकी आवाज़ हिचके कमरे की खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रही थी। अगर प्यार मुर्तज़ा वहाँ होता तो बेहोश ही होने लगता। शानजे को अपने लिए रोता देख जहाज़ में बैठे मांगे मूंदे इसी के बारे में सोचा जा रहा था। कितना दिल कर रहा था इसके कि जाने से पहले एक मरतबा इसे अपनी बाहों में भेज ले, पर अपनी ख्वाहिशात पर वो पत्थर रख गया। इसे एहसास जो दिलाना था कि प्याम मुर्तज़ा को कैसा लगता है जब वो इसके साथ बुरा रवैया इख्तियार करती है। यार एहसास बंदा थोड़े दिन वास्ते दबा दे, तुम्हें सीधा 4 महीने वास्ते गैब हो गया। आज शादी और खोला के वलीमे को 2 हफ्ते हो चुके थे। तहरीम तो वलीमे की रात बासित की एक मरतबा पूछने पर ही जाने के लिए राज़ी हो गई। आय को पिछली बात की इस बार भी इसे छोड़कर ना चला जाए। सभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, अलबत्ता एक शानज़ई थी जिसका चेहरा पिछले कई दिनों से मुरझाया हुआ था। इसके चेहरे को देखते कोई भी अंदर की उदासी का बता सकता था। जिस इंसान से वो इतना चिढ़ती थी, क्या खबर थी कि जब वो जुदा होगा तो ऐसा हाल हो जाएगा। प्याम के जाने के बाद राबे बेगम ने इसे किचन समेत तकरीबन बाकी और कामों का हुक्म सादिर कर दिया, जिस पर शानज़ई को वैसे भी कोई इतराज़ नहीं था। वो याद ना इसी बहाने वो पूरा दिन खुद को मसरूफ़ रखती, पर फिर भी जब काम से फारिग होकर कमरे में आती तो एक अजीब सा खालीपन लगता, जैसे कमरे की हर शय भी अपने मालिक के बिना मुरझाई सी मालूम होती। अब ये इसके अंदर की घुटन थी जो इसे महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ प्याम ने अपना नंबर रोमिंग पर लगाने की बजाय सिम ही निकाल कर रखती थी। वो दूसरे नंबर से मुर्तज़ा साहब को कॉल पर कह चुका था कि शांति को उसके दुबई के नंबर के बारे में ना बताया जाए, जिस पर मुर्तज़ा साहब ने पहले तो इतराज़ करते समय इसे खरी खरी सुनाई, पर इसकी पहली बार किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट पर काफ़ी देर बाद ना चाहते हुए भी आमादा हुए थे। गंदी औलाद उन्हें चंगी तरह जिनी देर तक उन्हें रोनियाँ नहीं ना रवानियाँ ने वापस नहीं आना। शांति जो ठान चुकी थी कि प्याम की कॉल आने पर वह नाराज़गी का इजहार करती इसे बात नहीं करेगी, पर दूसरी जानिब से जब इसकी एक कॉल भी नहीं तो पहले तो बहुत हैरान हुई। फिर आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर इसने 3 दिन बाद प्याम की कॉल की पर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इस बारे में जब इसने मुर्तज़ा साहब से दरियाफ्त किया तो इसके चेहरे पर बेचैनी रकम होने के बावजूद वो प्याम से किए गए वादे के तहत लाइल्मी का इजहार करके शानज़ई को बेहद परेशानी ने आ लिया। एक तो वो यहाँ पर था नहीं, ऊपर से बात ना होने की वजह से वो हर पल बेचैन रहने लगी थी। इसकी हालत देख राबे बेगम को दिली सुकून हासिल हुआ। खौला जो शुरू दिन से शानज़ई के दरमियाने तबके की वजह से बैर लगाए बैठी थी, राबे बेगम की बातों से तो छूट ही मिल गई। इनके कहने पर वो हर काम में शानज़ई को परेशान करने के मौके ढूंढती, जिस पर कभी तो शानज़ई इसका लिहाज करती खामोश रहती, पर कभी इसके बेजा परेशान करने पर ठीक ठाक सुना देती, जिससे खौला जल भुन कर रह जाती। सुनाला खौला 4 महीने वास्ते गया, खैर ना वापस आना, उन्हें आकर तेन दस देगा स्वाद। आज इतवार होने के बावजूद मर्द हजरात घर पर मौजूद न थे। मुर्तज़ा साहब को इनके किसी दोस्त ने अपने घर मदऊ किया था और शादिल ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम निपटाने की घर से खौला को दोपहर में आने का कहकर किया था। शांति किचन में मसरूफ़ खाना पका रही थी, तभी खौला वहाँ आई। क्या पका रही हो? इसकी कार्रवाई देखती वो स्लैब पर दोनों हाथ रखे पूछने लगी। अम्मी ने बिरयानी का कहा था, वही पका रही हूँ। मसरूफ़ाना लहजे में वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते बोली। काम में इसकी फुर्ती खौला ने सताइशी नज़रों से देखी, फिर कुछ सोचकर वह तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, मुझे बिरयानी नहीं खानी। ऐसा करो, मेरे लिए तुम फ्राइड राइस और मंचूरियन पका दो, और जब मेरा खाना तैयार कर लो तो रूम में ला देना। इस पर मज़े से हुक्म सादर किया। खौला मुड़ी शानज़ई का हाथ रुका इसकी फरमाइश पर। जानती थी इसे परेशान करने का नया बहाना होगा। मैं भी मसरूफ़ हूँ, आप प्लीज़ किसी मुलाजिम से कह दें वो आपके लिए एक बना दे। खौला के किचन से बाहर जाते कदम थमे शानज़ई की आवाज़ पर वापस पलटकर वो घूरी थी। इसे बिरयानी दम पर रखने के बाद वो सलाद तैयार करने लगी। मसरूफ़ हो तो क्या हुआ, फ्री होकर पका देना। इसे प्याज काटते देख खौला ने कहा, मैं नहीं पकाऊंगी भाभी। अब की बार शानज़ई ने नज़र उठाकर इसे देख कर संजीदगी से कहा। पहले सुबह से इसकी तबीयत डल सी हो रही थी, ऊपर से खौला का ही हुक्म करना इसका ज़बत आज़मा रहा था। ये तुम इतनी अकड़ किसे दिखाती हो? भूलो मत कि बड़ी हूँ मैं तुमसे, उम्र रिश्ते और तबके में भी। दान पीसते खौला ने इसे आंखें दिखाकर कहा। शांति का खून खौला था। जब भी खौला इसके मिडिल क्लास होने पर ताने देती तब इसका सब्र का पैमाना लबरेज होता, और अब भी वही हुआ था। आप ना भी बोले तो मुझे याद रहता है मैं किस तबके से हूँ, और मैं जिस तबके से भी हूँ इसी पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ।
ज़बत से बोलती वो वापस काम की तरफ मतवजा भी खौला ने कटैली नज़र से देखा, फिर तेजी से किचन से निकलती चली गई। शानजे को सुकून हुआ था इसके जाने पर, न जाने कि वो शुरू दिन से इसे खुदा वास्ते का पैर लगाए बैठी थी। ये बात शानजे को अब तक समझ नहीं आई थी। राबे बेगम दी भांजियां ना इनू हाले तक प्याम नहीं आया ना, प्याम दा टाकरा नहीं होया, चंगे तरीके नाल प्याम ने समझाया नहीं। कुछ देर बाद वो सलाद तैयार करने के बाद अभी रायता बनाने के लिए फ्रिज से दही निकाल रही थी कि खौला फिर किचन में दाखिल हुई, पर इस बार इसके साथ राबे बेगम भी थी। शानजे ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर तभी वो चौंकी। खौला की आंखों में आंसू देख, ये मैं क्या सुन रही हूँ शानजे, तुम खौला के किरदार पर कैसी बातें कर रही हो? वो इससे सख्त लहजे में इस्तफसार करने लगी, जबकि शानजे चकरा कर रह गई। ये वो क्या कह रही थी इससे? इसने हैरान होकर खौला को देखा जो बाकायदा रोने लगी थी। ये बच्ची सिर्फ तुमसे ज़रा सा काम के बोल दिया, तुम इसे इनकार किया और खरी खरी सुनाने लगी। क्यों लड़की, क्या समझ रखा है तुमने खुद को? मालकन हो क्या? भूल के कहाँ से आई हो? वो अब अपनी भड़ास इस पर निकाले बुलंद आवाज़ में बोलने लगी। अम्मी बस करे, भाभी झूठ कह रही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और प्लीज़ बार बार मेरी क्लास पर बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसका ज़बत जवाब दे के गुस्से में कही जाने वाली शानजे की बात मुकम्मल होते राबे बेगम ने इसके गाल पर थप्पड़ रसीद किया। शानजे का दिमाग सुन्न होकर रह गया। पहले तबीयत अजीब सी, ऊपर से इनका थप्पड़। वो वाकई चकराने लगी। ये जो कैंची की तरह ज़ुबान चलती है ना तुम्हारी, बंद करके रखा करो। अगर बदतमीज़ी करते देखा मैंने तुम्हें तो धक्के देकर निकाल दूंगी यहाँ से। उंगली उठाकर इसे वार्न करती वो करख्त लहजे में बोली, साथ में इस पर खौला के कहे खाने का हुक्म जारी किया। वहाँ से निकली। इनके जाने के बाद शानजे ने सुर्ख भराई आंखों से खौला को देखा, जब अपने नाटक में निकाले गए आंसू को पहुँचती शानजे पर मजाक उड़ाती मुस्कुराहट उछाल कर किचन से निकली। ये दूसरा थप्पड़ था जो राबे बेगम ने इसे मारा था। तस्लीम के एहसास पर आंसू रवानी से बहने लगे। मुश्किल खुद पर ज़बत किया वो खौला के लिए फ्राइड राइस पकाने की तैयारी करने लगी। जो भी था, पर राबे बेगम की घर से निकालने की धमकी पर वो डरी ज़रूर थी। अगर प्याम होता तो कभी इनकी बातों से न घबराती, लेकिन अब इस बेखबर इंसान का सोचते शानजे ने अजियत से आंखें मीच ली। वो क्यों इसके साथ ऐसा कर रहा था? क्या इस रात की नाराज़गी का इतना बुरा बदला चुकाना था इसे? अगर ऐसा था तो शानजे को अपना आप मरता महसूस हुआ। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे थे, पता नहीं कैसे ये 4 महीने कटने थे। अपनी पुरअज़ियत सोचे झटक कर वो जल्दी से खौला के लिए खाना तैयार करने लगी। खौला ने वैसे बंदा जुतियाँ मारे। खौला तेरा तो इलाज आके प्याम करेगा ना, तेरे वाला मैं बेफिक्र आ। फ्राइड राइस और मंचूरियन पकाते से थोड़ी देर होगी। खौला की बात याद आने पर प्लेट में इसका खाना निकाल कर ट्रे में पानी रखती कमरे में पहुंची। अब इसने टेबल पर ट्रे रखी थी कि शादिल कमरे में दाखिल हुआ। खौला जो पहले बेड पर लेटी मैगजीन पढ़ थी, शादिल को देखते उठी। ओ थैंक गॉड तुम आ गए, मेरा मूड हो रहा था बाहर जाने का। इसके पास आती वो मुस्कुराकर गोया हुई, जबकि शादिल की हैरान नजरें ट्रे रख कर कमरे से निकलती शानजे पर थी। रुको शानजे, इसकी पुकार पर शानजे के कदम रुके। ये सब क्या है खौला? खौला के हद से ज़्यादा करीब होने पर वह दूर होता संजीदगी से पूछने लगा। इशारा साफ इस खाने पर था जो शानजे ने रखा था। इसे शानजे का यूँ खौला के लिए रूम में खाना लाना कुछ अजीब लगा। आप बेबी, ये तो मैंने आज शानजे से रिक्वेस्ट की थी मुझे रूम में खाना ला दे, तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी मुझे अपनी। इसके तासरात बिल्कुल संजीदा देखते हुए जल्दी से बहाना बनाते बोली शानजे तो अश कर उठी इसकी सफाई से कहे गए छूट पर। तो फिर बाहर जाना कैंसिल, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? शादिल को बच्चा ना था जिसके नाटक को ना समझता, तभी नॉर्मली कहा। अरे नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देखकर हनी। प्लान कैंसिल होता देखो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात बदल कर इसके करीब होते बोली शानजे ये देखते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया? शानजे ये देखते तासुफ से सर हिलाए रूम से निकली। इधर शादिल भी सर झटकता गोया हुआ। शानजे तुम्हारी तरह ही इस घर की बहू है, हो सके तो अपने रिश्ते का लिहाज करके आइंदा इससे यूँ काम ना कराना। गॉड, सिर्फ खाना ही तो मंगवाया, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितना काम लेती हूँ मैं इससे। अब की बार शादिल की बात वो बरहम होती बोली। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तैयार फ्रेश होकर ले चलता हूँ बाहर। इसका मूड ख़राब होते देख शादिल नरमी से कहता रूम से निकला। खौला ने एक नागवार नज़र शानजे के पकाए खाने को देखा। शानजे, इसी ऊपर जाते देख वो पुकार बैठा। जी। पलट कर शानजे तासुरात समेत बोली। शादिल गहरा सांस भरते बोलने लगा। अगर अनजाने में खौला की तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो सॉरी। खौला के छुपाने के बावजूद इसे अंदाज़ा था शानजे और इसके बीच सर ताल्लुकात का। शादिल के लहजे में पशेमानी महसूस करती शानजे जल्दी से तासुरात नॉर्मल के बोली। ऐसा कुछ नहीं है शादिल, सब ठीक है। ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। अलबत्ता एक मरतबा सर पर रखा दुपट्टा ज़रूर आगे किया। डर था कि कहीं शादिल इसके गाल पर छिपे उंगलों के निशान न देख ले। शानजे के जवाब पर शादिल मुतमिन सा होता पलटा, जिस पर वह शुक्र अदा करती ऊपर गई थी। हर किसी को प्याम मुर्तज़ा वाली आँखां नहीं होंदियाँ। आज बहुत ज़िद करके अबैद को इसने अपने घर के करीबी पार्क में बुलवाया था। वहाँ इसे अबैद इसे कार में लिए कुछ दूर शॉपिंग मॉल में, और अब फूड कोर्ट में बैठी लिशबा जब से इसे मना रही थी। लख्ती लानत लिशबा की ज़िंदगी थे। लिशबा ने चला टट्ठे खूह भी जाकर ना छलांग लगा ले। बल्कि आजकल तो बारिशें हो रही है ना, गटरों का पानी खड़ा होगा बाहर, वो भी जाकर डुबकियाँ लावे। प्लीज़ अबैद मान जाओ, यूँ नहीं करो। इसकी आवाज़ भराने लगी अबैद की बेरुखी पर। अलिशबा प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसे भी तो ठीक है, पता नहीं क्यों शादी का भूत सवार है तुम पर, वो चिढ़कर कहने लगा। अलिशबा ने आंखों में उतरती नमी को अंदर धकेलते जल्दी से कहा।
क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उबैद यकीन करो बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। चेयर से थोड़ा आगे होते वो बोली, साथ ही टप टप आंसू बहने लगे थे आंखों से। यार बस करो, हद करती हो, जगह का लिहाज कर लो, फजूल तमाशा बना रखा है हर जगह, रोने मत बैठ जाया करो। कुछ लोग मतवजा हुए थे लिशबा के रोने पर, तभी उबैद झंझलाकर दबी मगर सख्त आवाज़ में बोला। इसके डपटने पर लिशबा जल्दी से आंसुओं को साफ करने लगी। मैं अम्मी अब्बू को मना लूँगी पर तुम मान जाओ, उबैद नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। आंसू न रुकने पर वो टेबल पर हाथ रखे सर नीचे झुकाते हल्की आवाज़ में रोते हुए बोली। उबैद ने कोफत से सर झटका। देखो लिशबा, अच्छा बात तो सुनो मेरी। टेबल पर रखे इसके हाथ को थामते हुए मुश्किल लहजा नरम किए से पुकारा तो लिशबा सर उठाकर देखने लगी। लिशबा का नाजुक हाथ इसके हाथ में दो खामोश आंखों ने देखा था। अल्लाह, शादिल साहब देख रही हो बैठे पीछे, उनके प्याम तो है ही नहीं थे। अब मेरी बात गौर से सुनो यार, तुम खुद ही सोचो शादी करके लाइफ कितनी अजीब और बोरिंग सी हो जाती है। इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे रहते हैं। ये बात सच है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो पर शादी नहीं। नहीं ये बात, शादी करनी है मुझे तुमसे। पता नहीं क्यों पर मुझे डर लगा रहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे। लानती इदा दी कुड़ियां भी होंदियां बगैरत जी। इज्जत नफ्स नाम दी कोई चीज़ ही नहीं है। फॉर गॉड से यार, जब से बर्दाश्त करो, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ तुमने मेरी अपनी बातों से मेरा। अगर थोड़ी देर और बैठे यहाँ तो मुझे लगता है पागल हो जाऊँगा। बिल पे मैं कर चुका हूँ, खुद ही चली जाना घर। तंग आकर कहता हुआ झटके से उठा चेयर से, फिर इसकी पुकार को अनसुना किए वहाँ से निकला। उबैद की पुष्ट को बेबसी से देखे लिशबा हिचकियों से रोई वक्त सबको अपनी तरफ मतवजा पाकर जल्दी से खुद पर जबत करती आंसू पहुँच कर उठी। अलिशबा अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि कोई मानूस पुकार इसके कान में पड़ी। पिछले 2 घंटे से खौला लगातार शॉपिंग करी थी। शादिल पहले ऑफिस से थका हुआ आया था, ऊपर से खौला की ना खत्म होने वाली शॉपिंग ने से परेशान कर दिया। खौला बस करो, फिर कभी ले लेना। आखिरकार वो टोक गया जिस पर खौला ने पलट कर शादिल को घूरा। शादिल ने तो वैसे पता नहीं केड़े गुनाहों की सज़ा मिली खौला की सूरत में। तुम ऐसा करो, वहाँ फूड कोर्ट में खड़े रहो, बस 2 चीज़ें रह गई, मैं वो लेकर भी आती हूँ। इसके चेहरे पर थकन के आसार देख खौला को भी थोड़ी सुबकी हुई, तभी बोली, बड़ी गल है, खौला ने भी सुबकी होंगी। नहीं अगर थोड़ी चीज़ें रह गई तो चलो। मैं कह रही हूँ शादिल तुम बैठो वहाँ, मैं जल्द आ जाऊँगी प्लीज़। शादिल की बात काटते हुए मुस्कुरा कर इसरार करने लगी। शादिल तो खामोश हो गया। खौला के जाने के बाद बैग्स उठाए फूड कोर्ट में आ गया। खाली टेबल के लिए नज़र दौड़ाई जो एक टेबल पर आकर रुकी थी। इसने छब्बे से में घिरे अलिशबा को प्याम के दोस्त उबैद के सामने रोते देखा। वो मुसलसल रो रही थी। दूसरी तरफ उबैद ने कुछ कहते हुए इसका हाथ थामा। थोड़ी दूर रहने की वजह से शादिल को वाज़ेह समझ न आया कि बात क्या हो रही है इनके दरमियान, लेकिन तभी अलिशबा ने नफ़ी में सर हिलाकर कुछ बोलने पर उबैद झंझलाकर उठा, फिर वहाँ से निकलता चला गया। शादिल चंद कदम उठाकर करीब आया। अलिशबा के उठकर जाने पर वरना चाहते हुए भी से पुकार बैठा। इस पुकार पर अलिशबा ने पलट कर देखा पर गुलाबी होता चेहरा जर्दी माइल हुआ। वो होंक सी बनी शादिल को देख रही थी। अंदर डर कुंडली मारे बैठा था कि वो पकड़ी गई है। लानत तेरी ज़िंदगी पे, लानती औरत, क्या करी हो यहाँ पर? नॉर्मल लहजे में पूछता वो आगे बढ़ा और अलिशबा की सांस बहाल हुई। शुक्र किया इसने बचने पर। शादिल भाई मैं ना अपनी दोस्तों के साथ आई थी, वो लोग बस यहीं होंगी, मुझे भूख लगी तो इधर बैठ गई। जगह की मुनासिबत बहाना सोचे वो बोलने लगी। लड़खड़ाता लहजा वाज़ेह गवाही दे रहा था झूठ की। शादिल को बेसाख्ता वो रात याद आई जब अलिशबा ने दोस्त के घर का बहाना किया था। तो क्या मतलब वो इस पल भी झूठ का सहारा लिया था खुद को बचाने के तहत, इस आज की तरह। आहो है ही झूठी है, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है लड़की। संजीदगी से इसका चेहरा देखते शादिल बोला, भाई फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने में कौन सी उम्र देखी, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है किसी लड़के के साथ यूँ हर जगह घूमो। वो जो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट समेत बोल रही थी। शादिल की बात काटने पर इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। फ़ख्र रंगत के साथ शादिल को देखते हुए इसने थूक निकली, लड़की अभी छोटी हो तुम, ये सब ठीक नहीं है। इसको डरता देख शादिल नरमी से समझाने लगा। शर्मिंदगी से अलिशबा का सर झुक गया। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई पसंद है तो सीधा आंटी से कोई, यकीनन इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। अलिशबा की खामोशी पर शादिल फिर बोला, जिस पर भीगी पलकों को झालर उठाए इसे देखने लगी। और शादिल मुर्तज़ा बेसाख्ता नज़र फेर गया, निगाह फेर गया। इन सुरख आंखों को दोबारा देखने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था वो? अपने दिल की अजीब होती हालत पर घबराया था वो। तोड़ फिटे वो शादिल मुर्तज़ा तेरते भी पसंद देखो केड़ी आई जेड़ी पहले किसी ने खे खा रही। शादिल खौला की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। अलिशबा मुँह फेर कर सबसे पहले आंखों से आंसू साफ करने लगी। खौला ये शानज़े की बहन है अलिशबा। खौला जो हैरत से अलिशबा को देख रही थी, शादिल की तारीफ करवाने पर इसका चेहरा बिगड़ा। ओह तो ये है शानज़े की बहन। इसे सरता पैर देखती हुए तंज़ीह अंदाज में बोली। हरे रंग की शलवार कमीज़ पर दुपट्टा सर पर ओढ़े, साथ चादर से खुद को कवर किए वो लड़की लगभग 18 साल की लगी इसे। इसकी चादर को देख खौला ने कोफत से आंखें घुमाई। वैसे तुम यहाँ अकेले आई हो अलिशबा, या इसके साथ किसी को ना पाकर खौला को हैरत हुई। दूसरा अलिशबा के चेहरे पर उड़ा रंग इसे शक करने पर मजबूर कर गया। तभी एक अबरूज खाती पूछने लगी, अलिशबा तुम्हारी दोस्तों तो लगता है शॉपिंग के चक्कर में भूल ही गई है तुम्हें। ऐसा करते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, वैसे भी हम घर ही जा रहे हैं। खौला के सवाल पर अलिशबा को घबराते देख शादिल जल्दी से दोस्ताना लहजे में बोला। अलिशबा तकते रह गई इस इंसान को, वो क्यों इसे बचा रहा था।
तेरी दी शानदार इज्जत बचा रहे हैं। नहीं भाई मैं चली जाऊँगी, मेरी दोस्त है। अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोलकर पलटने लगी। नहीं आएंगी, कह रहा हूँ चलो, जिद नहीं किया करो। आपकी शादी के तासुरात बदले इसके सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर अलिशा नजर झुका गई। खौला की आबरू भिंची हलक तक कड़वा होने लगा। ये सोचकर ही कि वो लड़की इनके साथ जाएगी। चले। शादिल के कहने पर वो होश में आती हुई बनाकर इस्पात में सर हिलाएगी। यार 2 घंटे दी एपिसोड हो गई, हाले तक साड़ा प्याम नहीं वापस आया। रात को खाने के बाद वो अपने रूम में बेड पर बैठा ऑफिस का कोई काम कर रहा था। लैपटॉप पर उंगलियां तेजी से चल रही थी। जब से जॉब लगी थी ये इसका रोज़ का मामूल बन गया था। वो जो पहले हर वक्त फारिग बैठा रहता, जॉब लगने के बाद से खूब दिलजमी से काम करता। फरजाना बेगम इसके काम में दिल लगने पर जहाँ खुश थी वहीं थोड़ी बहुत मायूस भी थी। वजह बासित के तहरीम से रवैया। अपनी मसरूफियात में इसे मुकम्मल भुलाए बैठा था। खुद भी तहरीम कुछ बोलती तो हूँ हाँ में जवाब देता, वरना तो इसकी तरफ देखता तक न था। वो बासित के इस रवैये पर तहरीम अक्सर दुखी होती तो किसी न किसी बात पर बासित से झगड़ा करने का बहाना ढूंढती। फरजाना बेगम के साथ भी इसके रवैये में काफ़ी बेहतरी आई थी। अलबत्ता ज़्यादा बात न करती थी वो इनसे, पर फरजाना बेगम इसी में खुश थी कि कम अज़ कम वो खुद एडजस्ट होने लगी थी इस घर में। आधा काम खत्म करने पर अपनी आंखें मसलता लैपटॉप साइड पर रखा और रूम से बाहर निकला। फरजाना बेगम को कॉफ़ी का बोलने वो किचन में दाखिल हुआ, पर वहाँ कोई नहीं था। अम्मी इन्हें पुकारे। बासित लाउंज में जहाँ तहरीम हथेली थोड़ी के नीचे रखे टीवी देख रही थी। आंटी सो रही है, मुड़कर बासित को देखते हुए बोली। इतनी जल्दी? बासित को हैरानी हुई, कभी फरजाना बेगम इतनी जल्दी नहीं सोती थी। सर में थोड़ा दर्द था इनके, तभी तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अपने जवाब पर बासित को किचन में जाता देख वो जल्दी से उठकर पूछने लगी। चाहिए अम्मी से था, तुमसे नहीं। बिना इस पर कोई निगाह गलत डाले वो गोया हुआ साथी किचन में चला गया। तहरीम ने गुस्से में पैर पटका। अकड़ी ख़त्म नहीं होकर देती इसकी। अपने आप बड़बड़ाते हुए वापस सोफे पर बैठी, तभी इसका फ़ोन रिंग कर किया। कैसी हो राफिया? इसकी दोस्त की कॉल थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? दूसरी जानिब से वो फ्रैंक होते बोली। क्या बताऊँ, वही रूटीन है इसकी। एक जो नज़र डालने लगता है बीवी को देखने पर गुनाह हो जाएगा इसे। राफिया को पहले बासित और अपने बीच सर ताल्लुकात का बचा चुकी थी। वो रोज़ तहरीम को नए प्लान्स बनाती, जिसकी बदौलत कभी बासित से लड़कर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती तो कभी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परेशान करके। वैसे आज एक और प्लान है मेरे पास, राफिया ने राजदारी से बोली। तुम रहने दो, सभी बेकार प्लान्स बताती हो। एक जो काम करे इस ठीक इंसान पर। बासित की बेरुखी का सोचते वो क्लिस कर कहने लगे। अरे सुनो तो, ये प्लान यकीनन काम करेगा, गारंटी है। ऐसा क्या प्लान है? राफिया के यूँ बोलने पर ऐसे छंबा हुआ, तभी राफिया ने इसे जल्दी से प्लान बताया। वो जो प्लान मज़े से बताती इस पर तहरीम के पसीने ही छूटे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं कैसे नहीं, इनकार करती वह हकलाहट का शिकार हुई। तहरीम सोच ले, बात तो अच्छा किया, और इस प्लान में तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम तहरीम मुर्तज़ा हो, एक बोल्ड लड़की। इसके इनकार पर राफिया ने इसकी कमज़ोरी पकड़ते कहा तो तहरीम सोचने पर मजबूर हुई। डर भी लग रहा था, पर प्लान ही ऐसा था, खुद को बोल्ड समझने के बावजूद उसकी जान निकलने लगी। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। बासित को किचन से मग थामे निकलता देख वो हल्की आवाज़ में बोली। कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखता वो वापस बेड पर बैठे लैपटॉप उठाया। गर्म भाप उठाती कॉफ़ी के 2 सिप लेकर वो वापस रखा, फिर काम में मतवज्जा हुआ। अभी से थोड़ी देर हुई थी काम करते कि तहरीम कमरे में एंटर हुई। इसकी मौजूदगी को बलाए ताक रखे वो मुसलसल काम में जहन लगाए बैठा था। बासित पर एक नज़र डाले, वो वार्डरोब से कुछ निकाला, फिर ड्रेसिंग रूम में गई। वहाँ जाकर इसने हाथ में ली नाइटी, सामने की घुटनों से थोड़ा नीचे तक खुले बाजू की वो सिल्क की नाइटी तहरीम सिर्फ शादी से पहले पहनती थी। राफिया की बात सोचते हुए वो जल्दी से चेंज तो कर ली, पर अब हिम्मत ही हो रही थी बाहर जाने की। बासित के गुस्से से भी वाकिफ़ थी, इसलिए घबराहट तारी हुई थी इस पर। फिर एक बार गहरा सांस भरकर वो मुश्किल हिम्मत करते दरवाज़ा खोल के आहिस्ती से बाहर निकली। पेशानी पर बल लिए बासित अब भी काम में मशगूल था। चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करते वो खुद में हिम्मत पैदा की ड्रेसिंग पर गई, फिर वहाँ से लोशन उठाए सोफे पर आई। साइड टेबल से वापस मग उठाते वक्त बासित की नज़र गहरी इरादी तौर पर इसकी तरफ गई। पहले तो वो शदीद हैरान हुआ इसे पिंक नाइटी में देख, लेकिन फिर एक पल को मुतहय्यर ही रह गया। पहली मरतबा अपनी बीवी के दर्जे पर फाइज इस लड़की को बगौर देखा। खुले बालों की आवारा लटे बारहा हटाते तहरीम लोशन अपने दुधिया बाजू पर मल रही थी। इस अमल के दौरान चेहरा वाज़ेह नारी हो रहा था। सिल्क की नाइटी में इसका नस्वानी हुस्न अपनी रानाइयाँ बिखेरे था। नज़र भटक कर जब इसकी सफ़ेद पंडियों पर पड़ी तो बासित बेसाख्ता सर झटकते निगाह फेरी है। मग उठाते इसने मुकम्मल परहेज़ किया था तहरीम को देखने से। दूसरी तरफ वो लोशन वापस ड्रेसिंग पर रखे बेड के पास आई, फिर बैठकर थोड़ा इससे दूर होती बेड पर दूसरी करवट पर लेटी। इस हुलिये में हिम्मत नहीं थी इसके करीब होने की। हालांकि राफिया ने इसे बासित के पास जाने का कहा था, पर अब ये सब करके इसकी हालत ख़राब हो रही थी। तहरीम को मुखालिफ सिमत करवट लेता देख वो एक बार फिर गर्दन घुमाकर इसे देखने लगा। रेशमी बाल बेड पर बिखरे थे, पीछे से गला डीप होने की वजह से सफ़ेद पुश्त वाज़ेह थी। वो अनजान ना था जिसकी हरकतें न समझता। तहरीम, कितने दिनों बाद इसने से पुकारा था। तहरीम शशतर रहेगी। पलटने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, जो कि फ़िलहाल तो इसमें बिल्कुल नहीं थी। तहरीम, एक बार फिर इसकी भारी आवाज़ कान से टकराई। हाला खुश होने के बाइस पर सिर्फ इतना यही बोली।
आज रात तुम अम्मी के कमरे में सो जाओ। तहरीम को बिल्कुल तवक्को न थी इस बात की, तभी झटके से उठती हुई बासित को देखने लगी जिसकी नज़रें लैपटॉप पर जमी थी। क्या? इसे छुपा हुआ कि शायद कुछ गलत सुना। तुम आज रात अम्मी के कमरे में सो जाओ। अब केस की तरफ देखकर बासित ठहरे हुए लहजे में बोला। पर क्यों? उसने बेयकीनी से पूछा। राफे का बताया प्लान इसे एक बार फिर फ्लॉप होता दिखा। क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ और तुम्हें लाइट ऑफ करके सोने की आदत है। बेड पर अपने पास रखी फाइल्स की जानिब इशारा किया इसने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं सो जाऊंगी। मुंह बनाकर अपनी बात कहती वो लेटने लगी। भूल की मुकाबले इंसान ही कोई पत्थर ही है जिसके अंदर शायद कोई एहसास या जज्बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जाओ। बासित की आवाज़ बुलंद हुई थी जिस पर घबराती वो लेटने की वजह जल्दी से बेड पर से उतरी। लाइट ब्राउन आंखें भरी थी। नमकीन पानी से पैर पटकते वो रूम से निकलने लगी पर तभी बासित का फ़ोन बजा। हेलो, रिसीव करते हुए गोया हुआ। हाँ लीज़ा, मैं ठीक। कुछ काम के साथ सर ने जो फाइल्स दी थी वही रीचेक कर रहा हूँ। कॉल पर बात करते इसका नरम लहजा तहरीम को चौंका गया। इससे वो किस रूखे लहजे में बात करता, और अब पता नहीं कौन थी जिससे बात करते तो लहजा मीठा बनाया हुआ था। हाँ सही, ठीक है, मैं कर दूंगा। वो बासित के बॉस की असिस्टेंट थी जो बासित समेत और भी कोलीग्स को बॉस के बताए गए काम के मुतालिक मतला करती। फ़ोन रखकर बासित वापस काम पर मतवजा। अलबत्ता इसके जमाई लेने पर तहरीम को यकीन हुआ कि वो जल्दी सोने वाला है। फरजाना बेगम के रूम में जाने की बजाय वो लाउंज में आ गई और इंतजार करने लगी इसकी सोने का। दिल में शक उभरा कि कौन थी वो लड़की जिसे बासित जुबैर इतने नरम लहजे में बात कर रहा था। बासित भी ना वैसे चित्रा की कमी है। एड्डी सोनी कुड़ी बैठे बैठाए मिल गई, भावें थोड़ी नक चिड़ी है तो सोनी है ना, तो बासित ने इज्जत नहीं पा चली। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब रूम की लाइट ऑफ हुई तो तहरीम को यकीन हो चला कि वो सोने लगा। कुछ टाइम गुजरने पर वो रूम में दाखिल हुई। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो सो रहा था। दबे पैर बासित के पास आकर वो साइड टेबल से इसका मोबाइल उठाने लगी पर तभी तहरीम के पूरे वजूद में करंट तोड़ा जब इसकी कलाई बासित की गिरफ्त में आई। वो जो उसकी हरकतों सकनात नोट कर रहा था जानबूझकर सोता बना और अब झटके से इसे अपनी तरफ खींच और अगले लम्हे तहरीम इसके ऊपर थी। अंधेरे में इसके दमकते चेहरे पर खौफ की लकीर देख बासित के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। तहरीम ने बौखला कर उठना चाहा पर अपनी कमर पर मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त की वजह से हिल तक न सकी। बासित के सीने पर बाजू रखे वो थोड़ा फासला कायम करने लगी। धड़कनों की रफ्तार इतनी हुई कि दिल पसलियाँ तोड़ने को था। क्या कर रही थी? संजीदा तासुरात समेत पूछा। लहजा गंभीर था। कुछ भी तो नहीं। घबराते हुए झूठ बोलने की अपनी सी कोशिश की। पहले इसकी तवज्जो चाहिए थी पर अब इसकी कुर्बत ऐसी जानलेवा साबित होने लगी। वो दूर जाना चाह रही थी इससे। बासित? नाजुक कमर पर इसकी गिरफ्त हद से ज़्यादा सख्त होने पर वो सिसक कर आएगी। बताओ। थोड़े सख्त लहजे में इस्तफसार किया गया पर वो चौंका। तहरीम की आंख से निकलता आंसू जब इसके गाल पर गिरा। कुछ पल तक यूं ही देखने के बाद चेहरा थोड़ा ऊंचा करते बासित इसके गाल पर अपने लब रख गया। मुकाबिल की पहली जसारत पर तहरीम ने आंखें मीच ली। नाजुक गतास वजूद कपकपाहट का शिकार हुआ। दूसरे गाल पर भी दहकता लमस महसूस करके वो मचलने लगी। वाकई आसान न था मुकाबिल की कुर्बत बर्दाश्त करना। तभी बासित ने झटके से छोड़ा। तहरीम फौरन पीछे सरकी। ठंड के बावजूद अरक आलूद नम पेशानी पर हाथ रखे वो गहरे सांस लेने लगी। जब सह नहीं सकती तो करीब आती क्यों, और अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो फिर मुझसे महम की उम्मीद न रखना। अंधेरे में इसकी सर्द आवाज़ कानों में पड़ी तो तहरीम को अपनी रीढ़ की हड्डी सुनसुनाती महसूस हुई। लम्हे के हज़ार में हिस्से में बेड से उतरती ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी। समझ गई थी कि मुकाबिल की तवज्जो हासिल करना इसके बस में नहीं। दूसरे दिन शांजे की तबीयत खराबी के बायस सुबह से अपने कमरे में थी। मुर्तज़ा साहब और शादिल मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए निकले हुए थे। सर में शदीद दर्द उठने लगा तो अपने रूम से निकली दवाई के लिए पानी लेने। अभी किचन में दाखिल हुई थी कि सामना राबे बेगम से हो गया। बात सुनो। वो ग्लास में पानी निकलने लगी तभी उन्होंने पास आते कहा। शांजे की तरफ मतवजा भी कल के कपड़ों में आंखों के गिर्द हल्के रत जगह की गुमाजी कर रहे थे। वो इन्हें काफ़ी कमज़ोर लगी। राबे बेगम को अंदर की खुशी हुई इसकी हालत देख। खौला को ये जूस देकर आओ। स्लैब पर रखे ग्लास की तरफ इशारा करती वो हुक्मिया लहजे में बोली। गुस्सा तो शांजे को बहुत आया पर कल की इनकी धमकी का सोच इसने बहस करना मुनासिब न समझा। तभी अपना ग्लास रखे वो जूस का ग्लास उठाया और शादिल के रूम में गई। खौला बेड पर लेटी किसी से महवे गुफ्तगू थी। बातों से वाज़ह था दूसरी जानिब इसकी माँ है। शांजे को जूस का ग्लास टेबल पर रखते देख इसके लब तमस्कर और आती मुस्कान से सजे। रुको शांजे। इसकी आवाज़ पर मकरू आवाज़ भी शांजे का खून खौलाने के लिए काफ़ी थी। लब भेजते हुए मुड़ी। ज़रा वो ग्लास मुझे पकड़ा दो। टेबल पर रखे जूस के ग्लास की तरफ इशारा किया वो बोली। शांजे सब्र के खून भरती ग्लास उठाया और इसकी जानिब पड़ी। खौला के आगे ग्लास बढ़ाए वो खड़ी थी तभी खौला काल पर बात करते बेध्यानी में हाथ आगे बढ़ाया जो कि शांजे के हाथ पर मारा गया। नतीजा ये कि ग्लास सीधा नीचे गिरकर छनाके की आवाज़ समेत टूटा। खौला हड़बड़ा कर उठी। हाउ डेयर यू। आह। वो जो बौखलाई हुई शांजे को सुनाने लगी थी अचानक कांच पैर पर लगने से चीख उठी। सब कुछ अचानक हुआ। शांजे खौला के पैर से निकलता खून देख पूरी तरह घबराई पर तभी इसके चौरा तबक रोशन हुए खौला का हाथ उठा था इस पर। गाल पर हाथ रखे वो आंखें फैलाए बेयकीनी से खौला को देखने लगी जैसे थप्पड़ मारने के बाद अब पैर पकड़े आवाज़ रो रही थी। आपने हाथ क्यों उठाया? वो एकदम बुलंद आवाज़ में बोली। गुस्से की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हुआ था इसका। इतनी अर्जा तो नहीं थी वो जो हर कोई इस पर यूँ हाथ उठा देता। एक तो मुझे चोट लगी तुम्हारी वजह से, ऊपर से मुझ पर ही चीख रही हो। रुको अभी तुम। खाला
बेड पर बैठे वो उल्टा शांजे पर चीखी। राबे बेगम को आवाज़ देने लगी। शोर की आवाज़ पर वो भी कमरे में आई थी। शिकोला को पैर पकड़े रोते देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसका पैर देखती हुई परेशानी से गोया हुई। खाला इसकी वजह से हुआ ये सब। खौला ने शांजे की तरफ इशारा किया। आंसू से इसका चेहरा भीगा था। क्या किया शांजे तुमने? अब राबे बेगम इसे घूरती इस्तफसार करने लगी। शांजे ने तहैयर भरी एक नज़र खाला भांजी पर डाली, फिर तेजी से रूम से निकली। कमरे में आकर वो दरवाज़ा बंद करती वहीं पर खड़ी मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि एक मिडिल क्लास होने की वजह से इसके साथ वो दोनों ऐसा रवैया इख्तियार क्यों करी थी। सर में दर्द की तीसे उठने लगी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। जल्दी से फ़ोन उठाए। आखिरी उम्मीद के तहत इसने प्याम को कॉल की। दिल से दुआ गोती कि वो कॉल रिसीव कर ले, पर दूसरी जानिब से नंबर हमस बंद था। गुस्से में फ़ोन बेड पर पटके वो ज़मीन पर बैठे घुटनों में सर तक कर रख गई। अगर कोई यहाँ होता तो यकीनन आज खौला में इतनी हिम्मत न होती शांते पर हाथ उठाने की, क्योंकि प्याम के गुस्से से घर में सभी वाकिफ़ थे। आज शांते शिद्दत से याद कर रही थी प्याम मुर्तज़ा को। काश कि वो यहाँ होता। काश कानों में इसके प्याम का जुमला गूंजा। शांजे मुर्तज़ा तुम्हें आह लगेगी प्याम मुर्तज़ा की मोहब्बत की। और शांजे फूट कर रोई थी। 2 हफ्तों में इस पर यह वाज़ेह हो गया वो नहीं रह सकती प्याम के बिना ही। हाँ इसे लगी थी आह, पर वो बेखबर अब क्यों नहीं आया था यहाँ पर। प्याम वापस आ जाओ प्लीज़, शांजे मर जाएगी, प्लीज़ आ जाओ। हल्की भनभनाहट के साथ मुसलसल इन्हीं अल्फाजों का वेट करते हुए रोई जा रही थी। नाजुक वजूद हिचकोलों की जद में था। दिल चाहा कि कहीं से खींच कर ले इस इंसान को। बावल बुलंद रोते हुए इतराफ़ करती कि शांतियत हुई है इसके बिना। पर सुनने वाला वहाँ होता तो सुनता। सुनने वाले ना हो सोनिया मेरे मुँह जो। ऑफिस से वो दोपहर में निकला था। शांजे को मॉल वाली बात बताने का इसका इरादा था, पर इससे पहले वो लिशपा से इस बारे में बात करना चाहता था। जाहिर सी बात थी शांजे समेत जमीला बेगम और अकबर साहब की बहुत इज्जत करता था, तो कैसे वो लिशपा को किसी गलत रास्ते पर चलते नज़रअंदाज कर देता। शांजे के घर पहुंचकर इसका इरादा लिशपा से बात करने का था, पर घर के करीबी शादिल ने कार रोकी है। लिशपा घर से निकली सीध में चल रही थी। जब वो शादिल की कार के करीब से गुजरी तभी शादिल कार से निकलता इससे पुकारने लगा। लिशपा के चेहरे पर खुद को देखकर परेशानी आती देख वो अच्छे से समझ चुका था कि आज फिर इसका इरादा वैद के पास जाने का था। कार में बैठो, भारी लहजे में कही गई इस बात पर लिशपा हैरान हुई। पर क्यों भाई? बताता हूँ, तुम बैठो तो। शादिल को यहीं पर खड़े बात करना मुनासिब नहीं लगा, तभी वो नन्ही से कहने लगा। लिशपा ने एक नज़र बाएं तरफ देखते मजबूरन इसकी कार में बैठ गई। कुछ बताएं तो भाई, क्यों बिठाया मुझे? गाड़ी सड़क पर रोड पर रवादमा थी इसकी। जब से खामोशी पर लिशपा थोड़ा चिढ़कर गोया भी। अच्छा खासा बैत को एक बार फिर मनाने का इरादा था, पर अब शादिल के आने पर सब खराब हो गया था। और लिशपा ने तो बंदा वैसे फैर मार कर किसी पास सोटा तवे जाके। शादिल साहब ने पसंद केड़ी आई है? जड़ी पसंद आई वो भी गंदी, जड़ी नसीबां च लिखी गई वो भी गंदी। मुझे तुमसे बात करनी है। बिना इसकी तरफ देखे वो रोड पर नज़र जमाए बोला। लिशपा के तासुरात बदले, चेहरे से परेशानी हटी। वो फ़क्र रंगत समेत से देखने लगी। रिलैक्स रहो और जो पूछूं सिर्फ इसका जवाब दे दो। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद वो कार रोककर इसको घबराते देख आराम से बोला। लिशपा खामोश रही। मैंने मॉल वाली बात शांजे को बताने का सोचा, इसे कम से कम बाखबर होना चाहिए। मुनासिब लफ्ज़ों से इसने आगाज़ किया। लिशपा एकदम घबराई। नहीं भाई प्लीज़, आप ही को कुछ नहीं बताइएगा प्लीज़। आजाना लहजे में वो दरख्वास्त करने लगी। खूबसूरत आंखें पल में भरी थी। शादिल गहरा सांस भर कर रह गया। मेरी बात समझो लिशपा, तुमने यकीनन घर में किसी को नहीं बताऊंगी। छुप छुप कर किसी से मिलना। असल में मुझे हैरत है बैद पर कि वो कैसे तुम्हें एक खिलौने की मानी दी बिना किसी रिश्ते के हर जगह घुमा रहा है। वो लिशपा से नहीं बोला बल्कि हल्की आवाज़ में खुद ही बड़बड़ाया, पर इसकी बड़बड़ाहट लिशपा ने बगौर सुनी। मैं खिलौना नहीं हूँ। जल्दी से वो बोली। इसे शादिल का ये जुमला नागवार गुजरा था। शुक्र है तेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है बगारत। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ लड़की, तुम्हें भी ज़माने की बेहिसी का नहीं मालूम लोग कैसे होते, तुम अनजान हो। 1 मिनट। वो जैसे समझा रहा था लिशपा के टोकने पर रुका। सवालिया नज़रें उठी थी और सीधा इसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। क्या मतलब लोग कैसे होते हैं? वो शकी नज़रों से देखे पूछने लगी। शादिल को मालूम हुआ कि इसके बराबर में बैठी वो लड़की वाकई कमअक्ल है। लानती है, पूरी कमअक्ल नहीं लानती है। देखो लिशपा, पहले तो ये बात वाज़ेह है कि तुम अभी छोटी, और दूसरा ये कि अवैध ठीक नहीं तुम्हारे लिए। बहुत सोच समझ कर वो अल्फाजों का इंतखाब कर रहा था, जबकि लिशपा बेयकीन नज़रों से इसे देखने लगी। लिशपा वो तुम्हें चुप रहे। अचानक वो इसकी बात काटते तेज़ लहजे में बोली। शादिल चौंका इसके लहजे पर। आप होते कौन है मुझे बताने वाले के बाद मेरे लिए कैसा और कैसा नहीं? शादिल भाई, आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आप मेरी लाइफ में? यह कहा कि इसका लहजा नबीयत भरा था। एक पल के लिए शादिल भी हैरान हुआ था। लिशपा में ये सब सिर्फ आपको कोई हक नहीं किसी को यूँ जज करने का। आप शादीशुदा अपनी हद में रहे, नहीं तो मैं राबी आंटी को कह दूँगी मुझे अभी फ़ौरन घर छोड़े। वो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, इससे तभी बदलिहाजी की हदें पार करती गुस्से में बोली। आंसू तेरी से गाल भिगोने लगे। मैंने जुत्ती मारे इनू नहीं इज्जत पचदी। तू भी चावा लाना सीधा जाकर शांति ने 10,000 पूछने वास्ते आ गया। ये तुम किस तरह बात करी हो? शादिल का लहजा हमस नरमी लिए हुए था, पर अब इसमें हैरत का अंसर शामिल था। आप लोगों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। बराए मेहरबानी मुझे घर छोड़ दें, नहीं तो खुद चली जाऊँगी। आपके शीशे से बाहर देखते हुए बिगड़े लहजे में बोली।
इसका लहजा हद दर्जा बुरा था। शादिल तासुब से इस पर एक नज़र डाले कार स्टार्ट कर गया। इस कमक्कल लड़की को समझाना इतना आसान न था जितना वो समझ बैठा था। कल रात के बाद तहरीम सुबह भी इसके ऑफिस जाने के बाद उठी। वो जब शाम को घर आए तब भी सामने जाने से गुरेज़ां थी। फितरी शर्म थी जिसे बासित का सामना करने से रोक रही थी। इसकी हरकतों को खामोशी से नोट करता वो बेपरवाह बना था। दूसरी जानिब बासित की बेरुखी खुलती भी बहुत थी तहरीम को, पर इन्हें सबके बावजूद इसे बासित पर शक होने लगा था। कल भी वो किसी लड़की से कॉल पर बात कर रहा था और अभी जब नहाने के लिए वॉशरूम का रुक किया तभी भी किसी का फ़ोन आया। तहरीम कमरे के अंदर झांक कर वो और इसे फ़ोन पर बात करते देखने लगी। कैसा मीठा लहजा था इसका, पता नहीं कौन चुड़ैल है। किलस कर उंगलियां मरोड़ती हुई बड़बड़ाई तभी फ़ोन रखकर बासित वॉशरूम का रुक किया। इसके वॉशरूम में जाने के बाद तहरीम कुछ सोचकर आहिस्ती से रूम में दाखिल हुई। फिर एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाले बासित का फ़ोन उठाया। पिन कोड लगा था। वो जल्दी से तरह तरह के तुक्के लगाती लॉक खोलने की कोशिश करने लगी, पर हर कोड नाकाम होने पर अभी इसने फ़ोन रखने का सोचा ही था जब पीछे से आकर किसी ने इसके हाथ से फ़ोन लिया। मुकाबिल का अंदाज बता के वही था। तहरीम घबराई थी, बुरी तरह अपनी सलामती की दुआ करती वो आहिस्ता से पलटी। सामने बासित संजीदा तासुरात समेत इसे देख रहा था। वो मेरे मोबाइल में पैकेज नहीं था और अम्मी से बात कर रही थी। तुम्हारे फ़ोन का कोड क्या है? इसे बिना शर्ट के देख घबराहट का शिकार वो जो मुंह में आए बोलते गए, पर बासित को हवस खामोश देख ज़बरदस्ती मुस्कुराहट भागने की करने लगी। चंद कदम गेट की तरफ बढ़ाई थी कि ऐन वक्त पर बासित ने इसकी कलाई थामी। वो ड्रेसिंग के आईने में देख ही चुका था इसे कमरे में झांकते, तभी अंदर जाकर कुछ ही देर में ही वापस आ गया था। किड्डा तेज़ है बासित। झटके से इसका रुख आईने की तरफ मोड़कर अपना बरहना कशादा सीना इसकी पुश्त लगा लिया। अभी वो समझती इससे पहले बासित ने तहरीम की जो कलाई इसकी नाजुक कमर पर लगाई थी मरोड़ दी। वो सिसक के रह गई। अपना नाजुक हाथ इसे टूटता महसूस हुआ। लाइट ब्राउन आंखों में तेरी से नमकीन पानी जमा हुआ। आजकल मेरे मामला में कुछ ज़्यादा ही मुदाखलत नहीं करने लगी तुम? पहले तो बिल्कुल बेपरवाह रहती थी और ये होता क्या जा रहा तुम्हें? गंभीर लहजे में बोलकर इसने तहरीम की थोड़ी पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर किया। आईने में मुकाबिल का वजीह चेहरा देखती हुई वापस पलकों की बाट झुका के पहले मेरी हर बात पर आगे से हाजिर जवाब और तंज के निश्तर चलाती थी, और अब मेरे हर तंज को खामोशी से सुनते रहती हो। एक मिनट रुको। कहीं तुम्हें मुझसे दिलकशी से मुस्कुराता वो गहरी नज़रों से उसके तमतमाते चेहरे को देखने लगा। लहजे में तंज और तमस्कर का अंसर वाज़ह था। चवल ज़माने था। दूसरी जानिब वो जिसकी कैद में किसी बेबस पंछी की तरह सुकड़ी हुई थी, क्या बोलती इसे कि इसकी बेरुखी की तो अनायत है ये सब। दूसरी लड़कियों को शौहर की मोहब्बत और केयर से इनसे मोहब्बत होती है, पर यहाँ इसके साथ क्या हुआ था? इसे तो शौहर की बेरुखी पर इससे मोहब्बत हो चुकी थी और बस। तहरीम मुर्तज़ा अचानक सुन सी रह गई अपनी सोच पर। क्या वो वाकई बासित ज़ुबैर पर अपना दिल हार बैठी थी? इन सोचों में दो पोती पलकों पर आट टिके थे। तभी बासित अपना एक मजबूत हाथ इसके गदास बाजू पर फेरता कंधे तक लाया। फिर आहिस्ता से इसके रेशमी कंधे से थोड़ा नीचे तक आते बाल हटाए। नरमी से इसकी गर्दन पर अपना लमस छोड़ने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की जो खुद को बहुत बोल्ड समझती थी, अब इसकी हालत किसी छुई मुई की तरह हुई थी। पलकों पर अटके आंसू टूटकर गाल पर फिसले। मुकाबिल की बेबाक जसारतों पर सख्ती से आंखें मींचकर वो इसका दहकता लमस अपनी सुर्ख होती गर्दन पर महसूस कर रही थी। नहीं करो। हकलाते बोलने की कोशिश के तयन करती इसकी आवाज़ अचानक बंद हुई। बासित के मजबूत बाजू की गिरफ्त अचानक अपनी कमर के गिर्द महसूस करके साफ इशारा था वो भी कोई मुदाखलत नहीं चाहता। आहो जिदा तू चाहेगा उदा ही होएगा ना बगैर तुझे। अपनी कमर के गिर्द हाइल इसके बाजू पर तहरीम ने अपना हाथ रखा। इसे लगा अगर थोड़ी देर और भी वो यूँ बेबाक जसारतें करता रहा तो बेहोश हो जाएगी। तभी अचानक इसका रुख अपनी तरफ मोड़े बासित ने बगौर इसके चेहरे को देखा। गर्दन की तरफ चेहरा भी सुर्ख पड़ने लगा था। इतना घबरा क्यों रही? आखिर यही चाहती थी ना तुम? इसके बालों की आवारा लटों को उंगली के गिर्द लपेटता वाइस की सगावा तहरीम सर झुकाए लब काटने लगी। मुझे देखो। सरगोशी नुमा भारी आवाज़ थी कि तहरीम निगाह उठाने पर मजबूर होगी। वो इसी के खूबसूरत चेहरे में उलझा हुआ था। लबों पर सजी गुलाबी लिपस्टिक इसे अपनी तरफ मतवजा करने लगी। एक हाथ से इसका चेहरा थामे, अंगूठे से इसके लबों को मसल कर वो झुका था इन पर, और तहरीम आहिस्ती से आंखें मोड़ती। चेहरा झुलसने लगा था मगर बिना किसी मज़ाहमत की आंखें बंद किए खड़ी रही। कमरे की मानी खिस खामोशी गेट बजने पर टूटी। बासित आहिस्ती से इसकी जान बख्शता हटा था। तहरीम की घनेरी पलके उठने से इनकारी हुई। शर्म की वजह से हया के बिखरे रंग इसके चेहरे पर बासित ज़ुबैर को पहली मरतबा भाए थे। इस बार गेट ज़ोर से बजाया गया। दोनों अपने शहर से निकले। तहरीम जल्दी से आगे बढ़ती ड्रेसिंग से टिश्यू उठाए और लबों पर ख़राब हुई लिपस्टिक मिटाती गेट खोलने लगी। बेटा आपका फ़ोन जब से बज रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरजाना बेगम ने तहरीम का मोबाइल आगे करते कहा, जिस पर वह बात में सर हिलाती फ़ोन ले गई। फरजाना बेगम के साथ इसका रवैया बेहतर देख बासित वॉशरूम का रुख कर गया। इधर फरजाना बेगम मुस्कुराई थी तहरीम का लाल चेहरा देख। रात शादी घर पर परेशान था दाखिल हुआ। परेशानी का सबब साफ था। वो गोमगो की कैफियत में मुब्तला था। शानसे को लिशफा के बारे में बताना चाह रहा था, पर लिशफा की दरख्वास्त याद आई तो चुप रहने का सोचा। अब अपनी बेइज्जती नहीं याद आई जड़ी करके भेजी लिशफा ने चवल जे। पर जहाँ तक शादिल को अंदाज़ा था वो कमक लड़की अपनी ज़िंदगी पर बात करने के दर पे थी। हाय साड़ा प्याम तो वापस भेज दो। प्याम नहीं वापस आया। जी किसी से मज़ा नहीं आ रहा मैनू। कई सोचों की जद में वो अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर अचानक रुका। सामने शानसे खड़ी थी जिसके तासरात बिल्कुल स्पाट थे। क्या हुआ?
वो कुछ पूछ ही रहा था जब नज़र शानजे के गाल पर पड़ी उंगलियों के वाज़ह निशानात देख शादिल शशदर रह गया। शानजे, ये कैसे हुआ? हैरत का शिकार वो इसे दरियाफ्त करने लगा। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ शादिल, इसी इज़्ज़त का लिहाज करते मैं खामोश हूँ, पर हो सके तो अपनी बीवी को समझा ले कि मैं इनकी लाई कोई गुलाम नहीं जिस पर जब चाहे हाथ उठा दे। वो ये बात ना बताती शादिल को, पर शाम में जब इसने खौला को देखा वो अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा न थी, उल्टा पैर पर लगे कट पर इसे सुनाई जा रही थी। तब शानजे ने इस बात से शादिल को आगाह करना जरूरी समझा। अपनी बात कहकर वो सीधा ऊपर गई थी। शादिल बेयकीन सा रूम में दाखिल हुआ। ओ बेबी, तुम आ गए? ये देखो क्या हो गया। इस शानजे की वजह से मेरा पैर कट गया। कट ज़्यादा नहीं लगा था, ऊपर से दवा वक्त पर लगने के बाइस अब इसका दर्द काफ़ी कम था। फिर भी इसने शादिल का ज़हन शानजे की तरफ से ख़राब करना ज़रूरी समझा। शादिल कुछ देर खामोशी से देखता रहा, फिर कहा, तुमने शानजे पर हाथ क्यों उठाया? खौला की सारी नौटंकी उड़न छू हुई। शादिल के सवाल पर इसे उम्मीद न थी शानजे ये बात शादिल को बता देगी। बेबी, मेरे पैर में इतनी चोट लगी और तुम लोग किसी और के बारे में सवालत कर रहे हो अपनी बीवी से। बात बदलकर उन्हें उठेपन से बोली, शानजे किसी ने इस घर की बहू है और ये बात मैं तुम्हें फिर याद दिला रहा हूँ। तुम सिर्फ ये बताओ कैसा भी क्या हुआ कि तुमने एक गिरी हुई हरकत की। इसकी बातों को साइड पर करते शादिल की सुई अब भी वहीं अटकी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुझे गिरा हुआ कह रहे हो? मैं गिरी हुई नहीं हूँ शादिल, गिरी हुई वो लड़की है। इसने मुझे आज नुकसान पहुँचाना चाहा और अब तुम इसकी साइड ले रहे हो। चले जाओ मेरी नज़रों से शादिल। अभी वो घबराई थी शादिल की बात पर, तभी इसकी बात पकड़े सीखपा होने का बहाना करती गुस्से से चीखी, खौला मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हाथ क्यों उठाया तुमने शानजे पर। इसे ही गुस्सा होते देख शादिल नागवार लहजे में बोला। वो बहुत कम ही गुस्सा होता था, वो भी जायज़ बातों पर। आज शानजे पर खौला का हाथ उठाना, इस बात पर इसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। शानजे से मैंने कहा निकलो यहाँ से, जाओ कमरे से, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। मैं गिरी भी हूँ ना, खुद तो बहुत पारसा हो। तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंकती खौला पर जैसे जिद चढ़ गई थी। शादिल परेशान सा होकर से देखने लगा, फिर नफ़ी में सर लाता रूम से निकला। एलो, एक खौला नहीं समझ आ रही है ना को, थैंक गॉड। इसके जाने के बाद खौला की सांस बहाल हुई। अगर वो ये ना करती तो यकीनन शादिल पूछ कर रहता कि हाथ उठाने की वजह, जो कि खौला बताने नहीं चाहती थी। बताती भी क्यों, मालूम था कि गलती उसी की थी। शादिल नहीं तेन सही कर सकता, तेन प्याम ही करेगा, लेकिन वो डंगर जब वापस थे आवे। ज़िंदगी यूँ ही बेरवी से गुजरने लगी। शादिल ने इस दिन के बाद से अलिशबा से कोई बात नहीं की। वो शानजे से शर्मिंदा भी था खौला की वजह से, तभी से अलिशबा के बारे में कुछ न बताया। इधर बासित का रवैया ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत बेहतर हुआ था तहरीम के साथ। तो दूसरी तरफ राबिया बेगम और खौला ने हर दिन गुजरने के साथ शानजे पर ज़िंदगी तंग कर रखी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो कॉन्फिडेंट लड़की जो कभी कुछ गलत होने पर मुँह पर सुना देती थी, अब इसी का साथ गलत होने पर खामोश रहती। एक तरफ प्याम का फ़ोन बंद रहना, तो दूसरी तरफ राबिया बेगम का घर से निकालने की धमकी। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। इन सब से मुर्तज़ा साहब से शिकायत वो झिझक की वजह से नहीं करती। शादिल को भी इस रात शानजे ने लाउंज में सोता देख शर्म महसूस की, तभी खामोश रहने लगी। जब अपना ही बेखबर बने तैयारी गैर में था तो वो और किसी से क्या बोलती। इन दिनों मुर्तज़ा हाउस की खामोशी में खुशी की नवीद खौला की प्रेगनेंसी ने सुनाई। सब खुश थे, पर शानजे पर और मुसीबत बन रही। राबिया बेगम को और बहाना मिला था इसे परेशान करने का। वो हरदम इस पर खौला का ख्याल रखने के लिए कई हुक्म सादिर करती। शानजे घर जाना चाहती थी, जिस पर इनका साफ जवाब होता कि जब प्याम आएगा तब जाना। इस महल में शानजे को अपना आप कैदी सा लगने लगा था। शुरू में दम घुटता तो रातों को रोती, पर अब आंसू भी सूखने लगे थे। दिल में जैसे उम्मीद खत्म हो चुकी थी इस बेखबर के आने की। मुर्तज़ा साहब को इसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती खामोशी अजीब लगती, पर प्याम की गैर मौजूदगी में की वजह समझते वो कुछ न बोलते। आज 4 महीने बाद प्याम की आमद का दिन आया था। मुर्तज़ा हाउस में हालांकि गहमा गहमी का माहौल था। मुर्तज़ा साहब ने बतौर ख़ास घर से जो आया था। पहले भले प्याम बदतमीज़ी सही, पर मुर्तज़ा साहब में हर दिल अजीज़ था। मुर्तज़ा हाउस में सबके चेहरों पर खुशी की नमक थी सवाए शानजे के, से जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सुबह से काम में लगी वो शाम को राबिया बेगम के हुक्म पर बेदिली से कपड़े चेंज करती लाइट सा मेकअप करके तैयार हुई थी। वो रात को आने वाला था, पर यहाँ शाम से लाउंज में सब इकट्ठे थे तैयार होकर। अभी वो सीढ़ियों से नीचे उतरी कि मुर्तज़ा साहब के नंबर पर अचानक कॉल आई। रिसीव करने पर दूसरी तरफ से जो खबर मिली, इस पर इनका चेहरा उतरा। फ़ोन रखे वक्त परेशान नजर सब पर डालते गोया वे काम ज़्यादा होने की वजह से प्याम की वापसी आज नहीं हो सकती। ज़मीर ने कहा है कि इसे 2 महीने और लगेंगे। ये खबर जहाँ सबको यकलख्त उदास कर गई, वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी शानजे के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। दिल में टीस उठी थी, न चाहते हुए भी गाल भीगे, पर आंसू बेदर्दी से रगड़ती वापस ऊपर चली गई। उबैद बार में बैठे ड्रिंक करते हुए अलिशबा के बारे में सोच रहा था। वो बेजार होने लगा था। इससे कितनी मरतबा तो बेइज्जत कर चुका था, पर वो लड़की पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, जो हर बार इससे मिलने का कहकर एक ही रट शादी की लगाए रखती। लानती औरत, कुछ दिन नहीं मिला, तू तो भूल ही गया। मानूस आवाज़ पर उबैद चौंक कर गर्दन घुमाया था। इसके देखने पर यावर हंसते हुए बराबर में बैठा। जिस दिन वो प्याम से पीटा था, इस दिन से कभी प्याम के सामने ना, और यही प्याम भी चाहता था। उबैद ने ये बात प्याम से छुपाई हुई थी कि अब इसकी अब भी यावर से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। तू किस सोच में गुम है? मामूल से हटकर आज उबैद को खामोश देख वो पूछ बैठा, साथ ही ड्रिंक ऑर्डर की। बस यार, अलिशबा से तंग हूँ, दिमाग ख़राब कर रखा है। अजीब किस्म की लड़की, इतनी इंसल्ट के बावजूद एक ही रट शादी, गॉड। कौफत भरे लहजे में कहकर वो सिप ले गया था। उबैद के तवस्सुत यावर इस बात से पहले बाखबर था। साथ ये भी मालूम था अलिशबा कोई और नहीं बल्कि शानजे की बहन है, जिससे बदतमीज़ी की बदौलत प्याम इसका दोस्त अपनी दोस्ती भुलाई यावर पर हाथ उठाया था, और अब वो लड़की प्याम की बीवी के दर्जे पर फाइज थी।
तो कर लेना शादी, इससे क्या बुराई है, यावर पुरसकून सा होकर बोला, जिस पर उबैद हैरान हुआ। अबे कैसे कर लूँ? पहली बात कि मैं आयमा को कम अज़ कम इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। गर्लफ्रेंड तक ठीक है, शादी नहीं। और वैसे भी मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तक ना हो। बहुत चंगा। नफरत से उनकारा पड़ता बड़ी आसानी से इसकी मोहब्बत को सेल्फ रिस्पेक्ट से तोला था, जबकि यावर के जहन में कुछ और ही चलने लगा, जिसके वजह से इसके लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट उभरी। एक बात मानेगा मेरी? कुछ सोचते हुए बोला। बोल। उबैद मेरे भाई, तू कर ले इससे निकाह। यावर की बात पर उबैद को गुस्सा आने लगा। अपना मुंह बंद कर ले, जब कह रहा हूँ कि नहीं करूँगा शादी तो फिर क्या मसला तेरे साथ? बजाय परेशानी ख़त्म करने की और बढ़ा रहा है। वो चिढ़कर बोलते उठा, रुख बाहर की तरफ था, पर तभी यावर की बात पर इसके चलते कदम रुके। शादी करने कौन कह रहा है मेरे दोस्त? उबैद पलट कर ना समझी से देखने लगा इसे। आखिर कहना क्या चाह रहा था वो? इसके यूँ देखने पर यावर कमीनगी से हंसते खड़ा हुआ। अब अगर वो तुझे कॉल करे या मिलने की बुला के ये जिद करती है तो तू इससे पूछना कि क्या वो तेरे लिए घर से भाग सकती है। इसके पास आकर यावर उबैद के कंधे पर हाथ रखता कहने लगा। भी कुछ बोलता कि यावर और बोला, अगर वो नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन अगर वो मान गई तो तू इससे सिर्फ निकाह कर लेना, फिर बाकी का काम मुझ पर छोड़ दियो। बात खत्म करके वो खबासत से हंसने लगा। बैद जब तक ना समझी में इसे देख रहा था। यावर की बात समझ आने पर इसका हाथ छटकता पीछे हुआ। इंसान बनजक कमीने, प्याम बख्शेगा नहीं हमें, जान ले लेगा वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्याम की इस रात दी की धमकी से वो पहले डरा हुआ था, अच्छे से जानता था इसका गुस्सा। तो अनुसार है ना, प्याम आके सिद्धा कर लेगा, लेकिन आवे तो सही। अबे यार, प्याम को कौन बताएगा इस बारे में? और वैसे भी तुझे सिर्फ इस तितली की तसल्ली के लिए निकाह करना है, और निकाह के फ़ौरन बाद उसे मेरे फ्लैट पर किसी बहाने से छोड़कर चले जाना, बाकी मैं संभाल लूँगा। यकीन करो, लड़की कहाँ गई किसी को खबर तक नहीं होगी। उबैद को धीमे लहजे में सारी बात समझाकर वो आखिर में एक आंख दबाता हंसा तो उबैद सोच में पड़ गया। सोच ले उबैद, तेरी जान भी छूट जाएगी इस तितली से। इतना दी कुत्तियाँ मेरे मुँह से सुनती है, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गई। इस तरह से मनहूस औरतों के साथ यही कुछ होता है, यही डिज़र्व करती हैं। इसे नीम रजामंद देख यावर ने एक और पत्ता फेंका। मैं सोच कर बताऊँगा तुझे। उबैद की इस बात पर यावर कंधे उचकाकर हामी भर के जानता था कि इसका जवाब हामी होगा। मूड क्यों ख़राब है तुम्हारा? वो भी ऑफिस से आया था, रूम में दाखिल हुआ था, बेड पर तहरीम को बिल्कुल चुप बैठे देख सरसरी से पूछा। आज खिलाफ मामूल पर से आते ही तंग नहीं कर रही थी। तुम्हें पता है कल मैं घर जाने वाली थी, प्याम भाई की वापसी जो हो रही थी आज, पर अचानक डैड ने कॉल पर बताया कि वो काम ज़्यादा होने की वजह से 2 महीने बाद आएंगे। मुँह बनाकर इसे वजह बताती कुछ ऐसी लगी कि बासित बेसाख्ता मुस्कुराए। तो क्या वो 2 ही महीने गुजर जाएंगे? इसकी बात पर लापरवाही जाहिर करता वो रिस्ट वॉच उतारता वॉलेट और कीज समेत ड्रेसिंग पर रखे। तुम कितने बेहिस हो, पूरे 4 माह हो गए इन्हें गए। अब मुझे इतनी मायूसी हो रही है, पता है नहीं शान से भाभी का क्या हाल हो रहा होगा, और अब तो 2 महीने और बढ़ गए। इसे सुनाती वो अब अपने आप बड़बड़ाई। शानजे बासित का इसको शानजे के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा। कहाँ वो मंगरूर लड़की जो पहले किसी की ना सुनती, सिर्फ अपनी फिक्र करती है, अब इसकी अंदाज बासित शुक्र अदा करता है इसके बदलते रवैयों पर। अच्छा अब इतना उदास मत हो, ऐसा करो खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तहरीम इसके बोलने पर उठी थी फ़ौरन। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी निकालती हूँ, जल्दी से बोलकर वो रूम से निकली। कुछ देर बाद बासित फ्रेश सा होकर डाइनिंग टेबल पर आया। वहाँ सिर्फ फरजाना बेगम थी, वो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बासित ने सवालिया अंदाज में आईब्रो उठाई। आज खाना तहरीम ने बनाया, तुम्हें पता है मैं किचन में गई तो खुद ही आई थी। कहने लगी कि आप बताएं, मैं पकाऊंगी। खुदा का शुक्र है बच्ची अब ढलने लगी इस घर के तौर तरीकों में। इसे खुशी से बताती वो शुक्र अदा करी थी। बासित के लब आइस्की से मुस्कुराए, तभी किचन से सालन का प्याला लेती वो बाहर आई। बासित ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली। बासित के टोकने पर अब शलवार कमीज पहनने लगी थी। अभी भी इसने लाइट पर्पल कलर की कमीज शलवार पर दुपट्टा ठीक से ओढ़ने की अपनी सी कोशिश की हुई थी। मैसे से जोड़े में चेहरे पर झूलती आवारा लटे रोज़ की तरह हल्के से मेकअप में वो बासित ज़ुबैर को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। शुक्र है बासित ज़ुबैर का दिल भी किसी काम में लग गया। तहरीम के हाथ का खाना इसे ज़्यादा अच्छा ना लगा, पर इसका दिल रखने की खातिर वो तारीफ़ कर गया था। आखिर को वो लड़की खुद को बदलने के लिए इतनी मेहनत करी थी तो इतना तो कर ही सकता था इसके लिए। फरजाना बेगम ने खाने की बहुत तारीफ़ की। तहरीम जो पहला लुकमा खाकर ही बदमज़ा हुई, इन दोनों की तारीफ़ पर खिल उठी। खाना काफ़ी खुशगवार माहौल में खाया गया। फरजाना बेगम के साथ बर्तन धोकर वो कमरे में आई तो बासित जो ड्रेसिंग रूम में से रफ सी ट्राउज़र और टी शर्ट में निकला था इसकी तरफ बढ़ा। तहरीम को झटका लगा जब वो आहिस्ता किसी से पीछे से हसार में ले गया। इस दिन के बाद वो इसे अब खुद पेशकदमी की थी इसकी जानिब। थोड़ी देर बाद बासित की आवाज़ उभरी, सॉरी। वो हैरान हुई इसके बिला वजह माफ़ी मांगने पर। अभी तहरीम कुछ पूछती को फिर बोला, एड थैंक्स। अब की तहरीम को अचंभा हुआ, ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो मुकाबला जितना मेहरबान हो रहा था, पर क्यों? आखिर वो पूछी बैठी, जिस पर बासित मुस्कुराए, साथ ही अपनी थोड़ी तहरीम के कंधे पर रखता आंखें मूंद कर गोया। सॉरी इसलिए कि मैं अनजाने में और कभी जानकर बहुत हर्ट कर देता हूँ तुम्हें। अपनी बात बोलकर वो उसके कंधे पर बूसा ले तहरीम दांतों में लब दबा गई। और शुक्रिया। कुछ देर तक बासित के खामोश रहने पर इसने हल्की आवाज़ में पूछा। वो जो इसे हसार में लिया आज बहुत मसरूर था। तहरीम की आवाज़ पर अपनी आंखें खोली। शुक्रिया, बस यूं ही। एक बार फिर कहता वो आंखें वापस मौन गया। एक बात पूछूं? अपने गिधाइल इसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुए पूछने लगी। तुम्हें मैं कैसी लड़की लगती हूँ? इसके सवाल पर बासित ने आंखें वार करते एक नज़र इसे देखा, फिर कहा, ये क्यों पूछ रही हो? उल्टा इस्तफसार किया। तुम जो मुझे अक्सर कहते थे कि ऐसी लड़की है, तुम जैसी लड़की, मुझे ये अल्फाज हमेशा उलझा देते। मतलब मुझ जैसी कैसी? बताओ ना, कैसी लड़की हूँ मैं?
बासित को इसका मासूमाना सवाल हंसने पर मजबूर कर गया। चेहरे पर उमड़ती हंसी दबाए इसने कहा, थोड़ी बिगड़ी हुई, बदतमीज़, बेलिहाज पागल सी, लेकिन अच्छी भी लगती हो। मदद से बोलकर इसने तहरीम की गिरफ्त और मजबूत की। वो जो किसी अच्छी बात की तवक्को की थी, अपने लिए मुकाबिल के मुँह से हल्का बात सुनती तब भी गई। तुम छोड़ो मुझे, बदतमीज़ मैं नहीं तुम हो। गुस्से में इसका हाथ छटकती हुई बोलकर पैर पटकती बेड पर गई। ज़रा जो प्यार भरी बातें कर ले, बल्कि गलती इसकी नहीं, सिर्फ तो मेरी किस्मत ही फूटी है। खुद को बावाज़ कोसती हुई कम्फर्टर मुँह तक उड़ गई। बासित नफ़ी में सर लाता हंसा था, फिर लाइट बंद करके इसके बराबर में आकर लेटा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी एपिसोड अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।